जय हिंद मित्रों। इस वीडियो में हम रोज़गार के ऊपर डिस्कशन करेंगे। रोज़गार रहित वृद्धि और बेरोजगारी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले इस आर्टिकल को हम पढ़ते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड में ये लेख छपा हुआ है। भारत के लिए सबसे बड़ी नीतिगत चुनौतियों में से एक रही है युवाओं और बढ़ती श्रम योग्य आबादी के लिए रोजगार की व्यवस्था करना। सन 1980 के दशक के मध्य से ही हमारी आर्थिक वृद्धि में तेजी आ रही है, लेकिन रोजगार की स्थिति में कोई वांछित बदलाव नहीं आ रहा है। हालांकि कुछ पहलुओं में सुधार हुआ है। सरकार के रोजगार सर्वेक्षण और स्वतंत्र आर्थिक विशेषज्ञों द्वारा किए गए अध्ययन रोजगार संबंधी नतीजों की ढांचागत खामियों को समय समय पर रेखांकित करते हैं। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की एक नई रिपोर्ट, जिसमें विभिन्न स्रोतों से हासिल आंकड़ों मसलन सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण, आर्थिक जनगणना और राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण आदि का इस्तेमाल किया गया, अपने व्यापक तौर पर रोजगार की स्थितियों का आकलन किया है। कुछ आंकड़ों और निष्कर्षों को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, लेकिन इस विषय के महत्व को देखते हुए ज़रूरत है कि इस पर निरंतर बहस जारी रहे। जैसा कि अध्ययन में रेखांकित किया गया है, बीते वर्षों में गैर कृषि क्षेत्र के रोजगार में इजाफा हुआ है। बीते वर्षों में गैर कृषि क्षेत्र अगर देखें तो एक अनुपात है 65-35 15-85, यानी जितने भी रोजगार हैं उसका 65% रोजगार वो कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है। 35% रोजगार जो है गैर कृषि क्षेत्र में है। और इन 35% रोजगार जो गैर कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं, जैसे कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में, तो उसमें से 15% रोजगार जो है वो औपचारिक क्षेत्र में है और 85% रोजगार अनौपचारिक क्षेत्र में है। और ये 65% जो कृषि वाला क्षेत्र है ओवरऑल में, वो अपने आप में अनौपचारिक क्षेत्र है। यानी यहाँ का 65% पूरा और इस 35 में से भी 85% ये ले लें तो मिला करके लगभग 92% रोजगार जो है वो अनौपचारिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। 92% लोग अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो बीते वर्षों में गैर कृषि क्षेत्र के रोजगार में इजाफा हुआ है। बहरहाल हमें अच्छे वेतन वाले नियमित रोजगार हासिल नहीं हुए। सन 1983 और 2019 के बीच गैर कृषि रोजगारों की हिस्सेदारी में करीब 20% का इजाफा हुआ, परंतु नियमित वेतन वाले रोजगार केवल 3% ही बढ़े। संगठित क्षेत्र में यह इजाफा 2% से भी कम था। प्रभावी तरीके से देखें तो इसका अर्थ यह हुआ कि कृषि क्षेत्र से बाहर आने वाले अधिकांश लोग कम वेतन वाले और यदा कदा वाले काम करते हैं। यह बात ध्यान देने लायक है कि पुरुष जहां बहुत अधिक तादाद में निर्माण क्षेत्र के कामकाज में लग गए, वहीं महिलाओं के कृषि क्षेत्र से अलग होने का अर्थ था उनका श्रम शक्ति से बाहर हो जाना। ग्रामीण भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी 2000 के दशक के 40% से कम होकर 28% रह गई। महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी 2019 से बढ़ी है, लेकिन उनमें से अधिकांश स्वरोजगार कर रही हैं। श्रम शक्ति में महिलाओं की कम भागीदारी का एक अर्थ यह भी है भारत की कुल श्रम भागीदारी दर कम बनी हुई है और यह समस्त वृद्धि को प्रभावित कर रहा है। श्रम शक्ति के में शामिल हो रहे युवाओं और शिक्षितों के लिए रोजगार की स्थिति खास तौर पर चुनौतीपूर्ण है। अध्ययन में यह रेखांकित किया गया है कि स्नातकों के लिए बेरोजगारी की दर करीब 15% है, लेकिन युवा स्नातकों के मामले में यह बढ़कर 42% हो जाती है। बुजुर्गों और कम शिक्षित लोगों के लिए बेरोजगारी की दर काफ़ी कम है। यानी भारत अपने शिक्षित लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार नहीं तैयार कर पा रहा है। यह भी संभव है कि युवा स्नातकों के पास शायद सही कौशल न हो। एक उत्साहित करने वाला निष्कर्ष है कि सभी समुदायों के लिए नहीं, लेकिन फिर भी अंतर पीढ़ीगत गतिशीलता में सुधार हुआ है। उदाहरण के लिए 2004 में आम श्रमिकों में से 80% के बेटों ने भी वही पेशा अपना लिया।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से इतर लोगों की बात करें तो 2018 तक यह अनुपात घटकर 53% रह गया, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति के मामले में बहुत कम गिरावट आई। वास्तविक समस्या यह है कि भारत पर्याप्त रोजगार तैयार ही नहीं कर सका। बहरहाल दिलचस्प यह है कि अध्ययन के अनुसार दीर्घावधि में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि और रोजगार तैयार करना दोनों आपस में संबद्ध नहीं हैं। अलग तरह से देखें तो बीते वर्षों की उच्च वृद्धि की तुलना में समुचित रोजगार तैयार नहीं हुए हैं, और यह भी संभव है कि भविष्य की वृद्धि का भी यही नतीजा हो। अध्ययन में कहा गया है कि इसकी एक वजह बढ़ती श्रम उत्पादकता भी हो सकती है, जो रोजगार के प्रभाव को निरस्त करती है। यह भी संभव है कि कई अन्य विकासशील देशों के उलट भारत में वृद्धि कम कौशल वाले विनिर्माण से संचालित न हो, जबकि ऐसे ही रोजगार में कृषि से बाहर आ रहे लोगों का समायोजन करने की अधिक संभावना होती है। रोजगार रहित वृद्धि का बड़ा जोखिम यह है कि यह दीर्घावधि में टिकाऊ साबित नहीं होगी। नीति निर्माताओं को इस बात से अवश्य चिंतित होना चाहिए। अब आते हैं कंसेप्ट पर। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बेरोजगारी, इसकी डेफिनेशन, प्रकार, स्थिति क्या है इत्यादि के बारे में अध्ययन। बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें किसी सक्षम व्यक्ति को मांगने पर भी रोजगार नहीं मिलता है। इस प्रकार अनैच्छिक बेरोजगारी ही यानी इनवॉलेंटरी बेरोजगारी ही बेरोजगारी होती है। न्यूनतम रूप से यह देखा जाता है कि संबंधित व्यक्ति कार्यशील उम्र वर्किंग एज का हो, जो भारत में 15 से 59 या 64 मानी जाती है। राष्ट्र की जनसंख्या में कार्यशील उम्र के लोगों का अनुपात सर्वाधिक हो, इसे सकारात्मक माना जाता है, और डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसांख्यिकी लाभांश के नाम से भारत में यह स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन जॉबलेस ग्रोथ, कुशलता विकास में कमी आदि कारणों से इसका ठीक से लाभ नहीं उठा पा रहा है। बेरोजगारी के प्रकार। चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, आर्थिक उतार चढ़ावों के दौरान उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी, ये चक्रीय बेरोजगारी है। आर्थिक उतार चढ़ावों के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी, जैसे कभी जीडीपी कम रह गया, कभी जीडीपी बढ़ गया, या इन्वेस्टमेंट घट गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, व्यापार घट गया या बढ़ गया, तो निवेश, व्यापार, जीडीपी इत्यादि कई स्थितियों पर, जैसे कहीं युद्ध हो रहा है, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो उसमें व्यापार में असंतुलन स्थिति उत्पन्न हुई। तो चक्रीय बेरोजगारी क्या है? आर्थिक उतार चढ़ावों के दौरान उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, अर्थव्यवस्था की ढांचागत कमजोरी के कारण विशेष रूप से पर्याप्त औद्योगिक विकास का नहीं होना और लोगों में कुशलताओं की कमी। तो ये संरचनात्मक है। स्ट्रक्चरल है कि पर्याप्त औद्योगिक विकास नहीं है और लोगों में कुशलताओं की कमी है। फिर छिपी बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, या प्रच्छन्न बेरोजगारी या छद्म बेरोजगारी, बिना उत्पादकता या नकारात्मक उत्पादकता के साथ किसी कार्य में संलग्न रहना। श्रम का सीमांत उत्पादन या तो शून्य या नेगेटिव हुआ है। यूपीएससी पीटी 2013 में पूछा गया है, ये लाइन ध्यान रहे कि श्रम का सीमांत उत्पादन या तो शून्य या नेगेटिव हुआ है। नोट, यदि किसी कार्य स्थान पर श्रम रोजगार को एक इकाई से बदला जाए, यदि किसी कार्य स्थान पर श्रम रोजगार को एक इकाई से बदला जाए तो उसके कारण कुल उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव को श्रम का सीमांत उत्पादन कहते हैं। जैसे कहीं पर 100 लोग कार्य कर रहे हैं और 100 किलो का उत्पादन कर रहे हैं। अगर उसमें 10 लोगों को और रोजगार दे दिया जाए, 110 हो गए, और उत्पादन 112 किलो हो जाए, तो 10 लोगों का सीमांत उत्पादन 12 किलो है। इसे भारत में परिवार संचालित खेतों में छिपी बेरोजगारी है। इसके दो मुख्य कारण हैं: जनसंख्या का दबाव, रोजगार के वैकल्पिक अवसरों की कमी। नॉन फार्म एक्टिविटीज़ यानी गैर कृषि क्रियाकलाप या गतिविधियां या कार्यक्षेत्र को बढ़ावा देकर छिपी बेरोजगारी के प्रभाव को कम किया जा सकता है।
एक चार्ट का अध्ययन कर लें, एग्ज़ाम में इसे बना दें तो खड़ाक से नंबर बढ़ने की संभावना हो सकती है। एक ऐसा लाइन है और ये है कुल उत्पादन, ये कुल प्रोडक्शन है, और कृषि क्षेत्र से उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और पशुपालन से उत्पादन यहाँ पर हो रहा है इतना। तो पशुपालन से कृषि से अधिकतम उत्पादन हुआ यहाँ पे, और कर्व बनना शुरू हुआ यहाँ से, ठीक है। और ये है पशुपालन का एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लिया। तो इसे, ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का लाइन, इसे कहा जाएगा छिपी बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। घर्षणात्मक बेरोजगारी, तो पहला था चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, छद्म, छिपी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो चक्रीय, संरचनात्मक, छद्म, चक्रीय, संरचनात्मक, छद्म। फिर चौथा है घर्षणात्मक बेरोजगारी यानी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यह बेरोजगारी किसी भी अर्थव्यवस्था में हमेशा बनी रहती है, इसे चुनौतीपूर्ण नहीं माना जाता है। ये निम्न कारणों से उत्पन्न होती है: उपलब्ध रोजगार के अवसरों की जानकारी नहीं होना, चालू रोजगार को छोड़कर किसी नए रोजगार की तलाश करना, रीस्किलिंग के लिए चालू रोजगार को छोड़ना। तो ये घर्षणात्मक बेरोजगारी। फिर अल्प रोजगार, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, यह निम्न दो कारणों से उत्पन्न होता है: योग्यता अनुसार रोजगार नहीं मिलना, पर्याप्त समय के लिए रोजगार नहीं मिलना। अल्प रोजगार से रोजगार की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, इससे वर्किंग पुअर्स जैसी विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फिर एक प्रश्न है कि इज इंडिया हैविंग जॉबलेस ग्रोथ, यूपीएससी मेंस में प्रश्न पूछा गया था जॉबलेस ग्रोथ मुद्दे पर, रोजगार विहीन समृद्धि, जॉबलेस ग्रोथ, कि ग्रोथ तो हो रहा है, जीडीपी का विकास हो रहा है, लेकिन उस अनुपात में जॉब नहीं मिल रहे हैं। इज इंडिया हैविंग जॉबलेस ग्रोथ, क्या भारत में रोजगार विहीन समृद्धि है? आर्थिक उदारीकरण के लागू होने के बाद, यानी कि 1951 के बाद, आर्थिक उदारीकरण के लागू होने के बाद भारत जॉबलेस ग्रोथ की विरोधाभासी स्थिति से गुजर रहा है। भारत में श्रम बल, लेबर फोर्स में बढ़ोतरी की तुलना में रोजगार के अवसर पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ रहे हैं। श्रम बल क्या होता है? किसी देश में 15 से जैसे हमारे भारत में 15 से लेकर के 59 साल के बीच के जो युवा युवती हैं उन्हें कहा जाता है श्रम बल। तो कि भारत में श्रम बल में बढ़ोतरी की तुलना में रोजगार के अवसर पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ रहे हैं, जिसके कारण बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। इसी संदर्भ में भारत में जॉबलेस ग्रोथ अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। भारत में जॉबलेस ग्रोथ के संदर्भ में निम्न तथ्यों पर विचार किया जा सकता है। 4 तथ्य हैं। भारत में एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, रोजगार की लोच काफ़ी कम हो गई है और 0.01 के लगभग शून्य स्तर पर आ गई है। नोट: एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी निकालने के लिए निम्न सूत्रों का प्रयोग किया जाता है: प्रतिशत चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, यानी एम्प्लॉयमेंट में कितना परसेंट का चेंज हुआ है, अपॉन परसेंट चेंज इन जीडीपी और ग्रोथ रेट। दूसरा, भारत में 15 से 29 वर्ष के आयु समूह में सर्वाधिक बेरोजगारी की दर है, जो लगभग 15% है। इसके अलावा उच्च शिक्षा प्राप्त और तकनीकी रूप से योग्य लोगों में बेरोजगारी की दर सर्वाधिक है। रिस बैंक की एक रिपोर्ट, रिस बैंक कौन सा होता है? रिस बैंक की एक रिपोर्ट सिस्टमैटिक कंट्री डायग्नोस्टिक 2018 की रिपोर्ट है के अनुसार
भारत में 2005 से 2012 तक की समयावधि में प्रतिवर्ष 13 मिलियन नए रोजगार के अवसरों की आवश्यकता थी, 1.25 करोड़, लेकिन इस अवधि में प्रतिवर्ष 3 मिलियन नए रोजगार के अवसर सृजित हो पाए। तो 2005 से 2012 के बीच में प्रतिवर्ष 13 मिलियन नए रोजगार की आवश्यकता थी, जबकि 3 मिलियन ही रोजगार हो पाते थे। इस प्रकार इस अवधि में प्रतिवर्ष 10 मिलियन यानी 1 करोड़ का जॉब डेफिसिट देखने को मिलता है। फिर PLFS 2020-21 के अनुसार भारत में कुल रोजगार में स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का योगदान 55% से भी अधिक है। PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में जॉबलेस ग्रोथ है। अब भारत में किस प्रकार रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं, उपाय क्या हो सकते हैं इसके? भारत में रोजगार के अवसरों का पर्याप्त मात्रा में सृजन करने के लिए निम्नलिखित 5 प्रकार के मोटे नीतिगत उपायों पर ध्यान दिया जा सकता है। ऐसी समादिष्ट आर्थिक नीतियों को लागू करना जो देश के GDP को त्वरित गति से बढ़ावा देती हो। तो GDP को त्वरित गति से बढ़ावा देने की नीतियों को लाना। रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन करने वाली गतिविधियों क्षेत्रों की पहचान करना, उनके विकास के लिए सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज क्षेत्र विशिष्ट नीतियां लागू की जानी चाहिए। उन लोगों के लिए लक्ष्योन्मुखी रोजगार और आय के कार्यक्रम चलाना जो ग्रोथ की सामान्य प्रक्रिया से नहीं जुड़ पाते हैं। लोगों को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रदान करना, श्रम सुधारों को लागू करना ताकि उत्पादन की प्रक्रिया में श्रम के अवशोषण को बढ़ावा मिले, ना कि उसके बहिष्करण को। इस प्रकार भारत उपर्युक्त नीतियों को लागू करके रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन कर सकता है। फिर श्रम बाजार का अनौपचारिकरण, इसके ऊपर प्रश्न भी पूछा गया था 2022 में ही प्रश्न पूछा गया था UPSC मेंस कि श्रम का जो अनौपचारिकरण हो रहा है, बड़ा कर लें, तो श्रम का अनौपचारिकरण, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर मार्केट, श्रम बाजार का अनौपचारिकरण। इसका अर्थ है श्रम बाजार के अनौपचारिकरण में धीरे धीरे संगठित और औपचारिक रोजगार के अवसर अनौपचारिक होते चले जाते हैं। श्रम बाजार का अनौपचारिकरण मतलब श्रम बाजार के अनौपचारिकरण में धीरे धीरे संगठित और औपचारिक रोजगार के अवसर अनौपचारिक होते चले जाते हैं। भारत के संगठित विनिर्माण क्षेत्र में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से देखी जा रही है। विश्व बैंक के अनुसार 1996 में भारत के संगठित विनिर्माण क्षेत्र में टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स अस्थायी और संविदा कामगार की भूमिका 14% थी, जो 2011 में बढ़कर 34% हो गई। इसके कारण क्या है? 2, भारत में इस स्थिति के पीछे निम्न 2 कारणों को मुख्य उत्तरदायी माना गया है। भारत के जटिल श्रम कानून जो नियोक्ताओं को हायर एंड फायर की लोचशीलता नहीं देते, इसलिए। दूसरा, भूमंडलीकरण में अंतर्निहित कड़ी प्रतियोगिता, विशेष रूप से चीन और FTA राष्ट्र का मुकाबला करने के लिए उत्पादन की लागतों को कम करने का दबाव। UPSC मेंस 2016 में पूछा गया था। प्रभाव क्या होता है? रोजगार की गुणवत्ता कमज़ोर हो जाती है, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती है, रोजगार में स्थायित्व नहीं मिल पाता है, सामाजिक सम्मान में कमी आती है, कार्य की दशाएं प्रतिकूल होती हैं, कार्य के घंटे सुपरिभाषित नहीं होते हैं, छुट्टियों आदि के रूप में पर्याप्त लाभ नहीं मिल पाते हैं आदि। अब भारत में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी कम क्यों है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ वीमेन
YLFPR फॉर फीमेल्स इज लो इन इंडिया। भारत में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी कम क्यों है? प्रस्तावना। भारत में महिलाओं की कम LFPR एक चिंता का विषय है ना। लेबर फोर्स, LF क्या है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, श्रम बल भागीदारी दर या अनुपात। PLFS 2020-21 के अनुसार भारत में महिलाओं की LFPR 25 पाई गई है, जबकि पुरुषों के लिए इसका स्तर 57.5 रहा है। यानी जितनी महिलाएं हैं उसका 25% ही लेबर फोर्स पार्टिसिपेंट हैं, जबकि पुरुष में 57.5 लोग कुछ ना कुछ कार्य कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के अलावा GDP की दृष्टि से इसके महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। क्रिस्टीन लेगार्ड और सोलबर्ग के 2018 के एक अनुसंधान के अनुसार यदि भारत में महिलाओं की LFPR को पुरुषों की LFPR के बराबर कर दिया जाता है तो भारत का GDP 27% से बढ़ सकता है। LFPR को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। पर 100 ऑफ पॉपुलेशन 15 से 59 वर्ष के बीच के जो वर्किंग लोग हैं और नॉन वर्किंग बट इंटरेस्टेड टू वर्क, इनको मिलाकर कहा जाता है LFPR। तो हर 100 लोगों को इकट्ठा किए, उसमें 15 से 59 साल के लोगों को निकालें, उसमें से जो वर्किंग हैं और जो नॉन वर्किंग है लेकिन इंटरेस्टेड हैं उनको कहा जाता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। मतलब लेबर फोर्स कितना है और पार्टिसिपेशन में कितने हैं, तो उसमें दोनों आ जाएंगे, जो इंटरेस्टेड हैं और जो वर्किंग हैं। तो LFPR कम होने के कारण क्या महिलाओं के? तो इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 के अनुसार देखें, सप्लाई साइड आपूर्ति जन्य कारण है, जैसे युवा महिलाओं में शिक्षा के प्रति बढ़ती हुई अभिरुचि, ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा योजना का आय प्रभाव, कई प्रकार की सामाजिक बाधाएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां, केयर इकोनॉमी इसे कहते हैं। ये 2023 के मेंस में पूछा गया है, केयर इकोनॉमी क्या होता है? तो पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं उसे कहते हैं केयर इकोनॉमी। डिमांड साइड मांगजन्य, तो नियमित अंशकालिक रोजगार के अवसरों की कमी, जेंडर वेज गैप, कृषि का मशीनीकरण, कृषि क्षेत्र से पुरुषों का निकलना और पास के शहरों में निर्माण कार्यों में संलग्न रहना। गिग इकोनॉमी क्या है? श्रम बाजार का उभरता क्षेत्र जिसमें लोग पारंपरिक नियुक्त के संबंध से हटकर फ्रीलांस वर्कर के रूप में कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत संबंधित लोग किसी विशेष कार्य को संपादित करते हैं और उसके बदले में शुल्क लेते हैं। यह एक लोचशील प्रकार का कार्य होता है जिसमें स्वतंत्रता रहती है। इस प्रकार का कार्य सीधे या किसी प्लेटफॉर्म जैसे कि जोमेटो, स्विगी, ऊबर, अर्बन आदि के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा सकता है। इस प्रकार के कामगारों को गिग वर्कर्स, ऑन कॉल वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स आदि नामों से संबोधित किया जाता है। बढ़ावा देने वाले कारक, बढ़ता डिजिटलीकरण, अधिक आय प्राप्त करने की इच्छा, नियोक्ताओं में लागत कम करने की इच्छा, श्रम कानून के दायरे से बाहर है। ये महिलाओं पर प्रभाव क्या है गिग इकोनॉमी का? गिग इकोनॉमी को महिलाओं की दृष्टि से अधिक अनुकूल माना गया है क्योंकि यह रोजगार में लोचशीलता उपलब्ध करवाती है। भारत में महिलाओं के लिए इसकी भूमिका निम्न 2 कारणों से सीमित हो जाती है। पहला, भारत में महिलाओं की इंटरनेट पहुंच कमज़ोर है। GSMA मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार भारत में केवल 25% महिलाओं के पास स्मार्टफोन है। पुरुषों के लिए यह अनुपात 45% है। भारत में महिलाओं की सुरक्षा संबंधी चिंताएं, ये दूसरा कारण है। तो ये हमने पढ़ लिया नोट्स से। अब पढ़ते हैं बुक का कुछ कंटेंट। जैसे बेरोजगारी, तो बेरोजगारी के ऊपर लंबा चौड़ा आर्टिकल है, इसको पढ़ते हैं।
तो भूमिका, बेरोजगारी क्या है ये वो कुछ अतिरिक्त कंटेंट पढ़ते हैं, कुछ जानकारी का विस्तार ही होगा। बेरोजगारी भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्मुख एक गंभीर चुनौती है। देश के लिए बेरोजगारी मानव संसाधन की हानि है। देश के लिए बेरोजगारी मानव संसाधन की हानि है। रोजगार में आनुपातिक वृद्धि के बिना होने वाली आर्थिक समृद्धि सामाजिक न्याय रहित तथा विकास से वंचित समृद्धि होती है और इस कारण यह निरर्थक होती है। एक व्यक्ति को बेरोजगार तब माना जाता है जब वह प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए तैयार तथा इच्छुक है। एक व्यक्ति को बेरोजगार तब माना जाता है जब वह प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए तैयार तथा इच्छुक है किंतु उसे काम नहीं मिलता। दूसरे शब्दों में, जब समाज में प्रचलित पारिश्रमिक पर भी काम करने के इच्छुक एवं सक्षम व्यक्तियों को कोई कार्य नहीं मिलता, तब ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगार तथा ऐसी समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहा जाता है। सामान्य रूप से 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सक्रिय अर्थात कार्यशील माना जाता है। अतः अगर इस आयु वर्ग के व्यक्ति लाभदायक रूप से नियोजित नहीं हैं तो इन्हें बेरोजगार माना जाता है। भारत में बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO द्वारा जारी किए जाते हैं। भारत में बेरोजगारी के संबंध में क्षेत्रीय असंतुलन भी देखने को मिलता है। देश के कुछ क्षेत्रों में रोजगार के अवसर अधिक जबकि कुछ क्षेत्रों में कम उपलब्ध हैं। इसमें बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक प्रवसन होता है। भारत में अधिकांश असंगठित क्षेत्र द्वारा अनौपचारिक रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत में अधिकांश असंगठित क्षेत्र द्वारा अनौपचारिक रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। रोजगार के संबंध में आंकड़ों को एकत्र करने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यबल का गठन किया गया। यह कार्यबल रोजगार तथा बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करने, आंकड़ों का मूल्यांकन करने, हालिया वर्षों के दौरान सृजित रोजगार के अवसरों का अनुमान लगाने एवं भविष्य में रोजगार से संबंधित अनुमानों को सुदृढ़ रूप से प्रस्तुत करने से संबंधित कार्य करेगा। भारत में रोजगार के अवसरों के संबंध में संरचना एक बड़ी चुनौती है, जिनमें अनौपचारिक, असंगठित और मौसमी आधार पर काम करने वाले श्रमिकों की प्रधानता है। ऐसे में इन श्रमिकों को रोजगार के अपेक्षाकृत कम अवसर प्राप्त होते हैं एवं इन श्रमिकों में कौशल का अभाव होता है। इसके साथ ही श्रम बाजार में कठोर श्रम कानूनों का प्रभाव रहता है और सामान्यतया श्रमिकों से संविदा के आधार पर काम कराया जाता है। भारत में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए सरकार द्वारा कई योजनाओं जैसे कि मनरेगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम, प्रधानमंत्री युवा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो मनरेगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम, प्रधानमंत्री युवा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इत्यादि को प्रारंभ किया गया ताकि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। अब भारत में बेरोजगारी का वर्गीकरण यानी प्रकार अगर देखें, प्रकार तो एक है शहरी बेरोजगारी, अर्बन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, और एक है ग्रामीण बेरोजगारी यानी क्षेत्र के हिसाब से, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट UU और रूरल अनएम्प्लॉयमेंट RU। फिर शहरी बेरोजगारी में एक है शिक्षित बेरोजगारी यानी कि इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, और एक है औद्योगिक बेरोजगारी इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, और एक है शिक्षित बेरोजगारी यानी कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। तो प्रकार में देखें अगर, वैसे तो 4-5 प्रकार हैं जैसे कि संरचनात्मक बेरोजगारी, एक उतार चढ़ाव से जो बेरोजगारी आती है, क्या नाम था उसका, चक्रीय बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, छद्म या प्रच्छन्न बेरोजगारी, या छिपी हुई बेरोजगारी कह लें,
फिर एक था घर्षणात्मक बेरोजगारी, अल्प रोजगार, ये सारे प्रकार हैं। ऐसे भी प्रकार हम क्षेत्र के आधार पर बांटें तो शहर में जो है शहरी बेरोजगारी, गांव में ग्रामीण बेरोजगारी, यानी अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में दो प्रकार के इंडस्ट्रीज होती हैं, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं, तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और ग्रामीण बेरोजगारी में अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, यानी कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जिसको कहते हैं, प्रच्छन्न या छद्म में छिपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट DU, और मौसमी बेरोजगारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये प्रकार है। और अन्य प्रकार भी हैं बहुत सारे, खुली बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, अल्प रोजगार, संघर्षात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। तो पहला शहरी बेरोजगारी, जिसमें दो हैं, औद्योगिक बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी में वे लोग शामिल होते हैं जो लोग तकनीकी एवं गैर तकनीकी रूप से कार्य करने की क्षमता तो रखते हैं, परंतु बेरोजगार हैं। औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है। योजना अवधि में आर्थिक दृष्टि से सक्रिय जनसंख्या में तेजी के साथ वृद्धि हुई है, जबकि आर्थिक विकास की दर उपयुक्त मात्रा में रोजगार के अवसर पैदा कर पाने में असमर्थ रही है। रोजगार की तलाश में बड़ी मात्रा में ग्रामीणों का शहरी क्षेत्रों में प्रवसन होता रहा है। इसके कारण शहरों में औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की पूर्ति बढ़ती जाती है। देश में औद्योगिक बेरोजगारी में वृद्धि का कारण धीमी औद्योगिकरण प्रक्रिया तथा अनुपयुक्त तकनीकी का प्रयोग है। शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे लोगों द्वारा रोजगार न प्राप्त कर पाना शिक्षित बेरोजगारी कहलाती है। अर्थात ऐसे श्रमिक जिनके शिक्षण प्रशिक्षण में जुड़ी बड़ी मात्रा में संसाधन उपयोग किए जाते हैं तथा इन श्रमिकों की कार्य दक्षता भी अन्य श्रमिकों से अधिक होती है। ऐसे रोजगार विहीन श्रमिकों को शिक्षित बेरोजगार कहते हैं। भारत में शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी की समस्या काफ़ी गंभीर है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी के निम्नलिखित कारण हैं। देश में शिक्षण संस्थाओं जैसे विश्वविद्यालय, कॉलेजों, स्कूलों आदि की संख्या में वृद्धि होने के कारण शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि होना। भारत में शिक्षा प्रणाली रोजगार प्रेरक नहीं बल्कि उपाधि प्रेरक है, अर्थात भारत में शिक्षा व्यवस्था दोषपूर्ण है। भारत में रोजगार के अवसरों में उतनी वृद्धि नहीं हुई है जितने शिक्षित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, अर्थात शिक्षित लोगों की मांग व पूर्ति में असंतुलन पाया जाता है। फिर ग्रामीण बेरोजगारी में दो प्रकार की है, प्रच्छन्न या अदृश्य डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और मौसमी बेरोजगारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। कृषि प्रच्छन्न बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक काम में लगे हुए होते हैं। अदृश्य बेरोजगार उसे कहा जाता है जिसमें लोग देखने में तो काम में लगे होते हैं, परंतु यदि उन्हें उत्पादन क्रिया से अलग कर दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा उत्पादन पूर्ववत ही बना रहेगा, अर्थात यहाँ पर सीमांत उत्पादन शून्य होता है। इस प्रकार की बेरोजगारी में श्रमिकों या व्यक्तियों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मौसमी बेरोजगारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक वर्ष के किसी मौसम या कुछ महीनों के लिए किसी व्यक्ति को रोजगार मिलना तथा शेष महीनों या मौसम के कार्य नहीं मिलना मौसमी बेरोजगारी कहलाता है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। भारत की लगभग 48% जनसंख्या कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत हैं। 65% कह लें कृषि एवं मौसमी व्यवसाय हैं। कृषि एक मौसमी व्यवसाय है, अर्थात कृषि में मौसम के अनुसार फसलें बोई जाती हैं। खाली मौसम में अक्सर कृषि में कार्यरत किसान बेरोजगार रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अतिरिक्त और भी कई मौसमी कार्य हैं, जैसे ईंटों के भट्टे, गन्ना पेराई इत्यादि के क्षेत्र में कार्य, जिसमें मौसमी बेरोजगारी की समस्या पाई जाती है।
बेरोजगारी के अन्य प्रकार में खुली बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। खुली बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें श्रमिक काम करने के लिए तैयार होता है तथा उसमें काम करने की आवश्यक योग्यता भी होती है, परंतु उसे काम नहीं मिलता है, वह पूरे समय के लिए बेकार रहता है। संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। संरचनात्मक बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में औद्योगिक ढांचे के पिछड़ेपन, सीमित पूंजी, पुरानी उत्पादन तकनीकी इत्यादि के कारण होती है। यह एक दीर्घकालिक समस्या है। संरचनात्मक परिवर्तन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन तकनीक में परिवर्तन के फलस्वरूप पुराने तकनीकी कारीगरों की आवश्यकता नहीं रहती, वे बेरोजगार हो जाते हैं। मांग के प्रतिमान में परिवर्तन के फलस्वरूप कुछ उद्योग बंद हो जाते हैं और श्रमिकों को उद्योगों से बाहर कर दिया जाता है। अल्प रोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट। जब एक श्रमिक को जितने समय काम करना चाहिए उससे कम समय के लिए काम कर मिलता है अथवा इसे वर्ष में कुछ महीनों समय के लिए बेकार रहना पड़ता है या श्रमिक को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है, तो इस अवस्था में अल्प रोजगार की अवस्था कहा जाता है। अल्प रोजगार दो प्रकार का होता है, दृश्य अल्प रोजगार, अदृश्य अल्प रोजगार। दृश्य अल्प रोजगार, विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। इस अवस्था में लोगों को काम करने के सामान्य घंटों से कम काम मिलता है। जैसे भारत में एक व्यक्ति सामान्यतः 8 घंटे काम करता है, यदि उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध केवल 4 घंटे काम करना पड़े तो इस अवस्था को दृश्य अल्प रोजगार कहा जाएगा। अदृश्य अल्प रोजगार, इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट। इस अवस्था में लोग काम तो पूरा समय करते हैं परंतु उनकी आय बहुत कम होती है अथवा उन्हें ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनमें उनकी योग्यता का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। अदृश्य अल्प रोजगार वह स्थिति है जिसमें श्रमिकों या व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार बहुत निम्न स्तर का कार्य मिलता है। जैसे एक एमए पास व्यक्ति को चपरासी का काम करना पड़े तो वह अदृश्य अल्प रोजगार कहलाएगा। फिर संघर्षात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यह बेरोजगारी उस समय विशेष के दौरान उत्पन्न होती है जब श्रमिक एक उत्पादन प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया की ओर चले जाते हैं। अर्थात विभिन्न व्यवसायों में श्रमिकों की गतिशीलता में अपूर्णता के कारण यह बेरोजगारी उत्पन्न होती है। एक व्यक्ति एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाने के लिए इच्छुक होता है परंतु नए व्यवसाय या कार्यों के लिए उसे आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। इस प्रकार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान वह श्रमिक व्यक्ति कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाता है। इसे ही संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अर्थव्यवस्था के आर्थिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन एवं उत्पादन प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन एवं प्रौद्योगिकी परिवर्तन के कारण संघर्षात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। इस प्रकार यह बेरोजगारी विकास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। यह बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न होती है। आर्थिक तेजी के दौरान आर्थिक गतिविधियों का स्तर ऊंचा हो जाता है और इसके फलस्वरूप रोजगार की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसके विपरीत आर्थिक मंदी वह अवस्था है जिसमें कुल मांग बहुत अधिक मात्रा में गिर जाती है जिससे उत्पादन तथा रोजगार में काफ़ी कटौती होती है। चक्रीय बेरोजगारी मुख्यतया व्यापार चक्र से संबंधित होती है। यह बेरोजगारी सामान्यतया अस्थायी प्रकृति की होती है। आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप यह बेरोजगारी समाप्त हो जाती है। बेरोजगारी की अवधारणाएं, कंसेप्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक है सामान्य स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी, सामान्य सैद्धांतिक एवं सहायक स्थिति दृष्टिकोण। बेरोजगारी की अवधारणाएं, सामान्य स्थिति बेरोजगारी, यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। सामान्य स्थिति बेरोजगारी एक व्यक्ति दर है एवं यह
दीर्घकालीन बेरोजगारी से संबंधित आंकड़ों को प्रदर्शित करती है। इसके अंतर्गत लोगों की सामान्य गतिविधियों के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। इसमें यह जानने का प्रयास किया जाता है कि सर्वेक्षण में शामिल व्यक्तियों में से कितने रोजगार में हैं, बेरोजगार हैं अथवा श्रम शक्ति से बाहर हैं। इसमें सामान्यतया सर्वेक्षण से पहले के 1 वर्ष के आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत यदि व्यक्ति 365 दिनों में से 183 दिन 365 दिनों में से 183 दिन या इससे अधिक दिन रोजगार में नियोजित है तो उसे श्रम बल में माना जाता है, और यदि वह 183 दिनों से रोजगाररत नहीं है तो उसे श्रम बल से बाहर माना जाता है। इस प्रकार प्रदर्शित बेरोजगारी जीर्ण अथवा दीर्घकालीन बेरोजगारी को प्रदर्शित करती है। साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी भी एक व्यक्ति दर है जो पिछले 7 दिनों में किसी व्यक्ति की सामान्य गतिविधियों को प्रदर्शित करती है। इसके अंतर्गत यदि व्यक्ति इन 7 दिनों में 1 घंटा भी कार्य प्राप्त करने में समर्थ रहता है तो उसे रोजगार में मान लिया जाता है। दैनिक स्थिति बेरोजगारी, डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। दैनिक स्थिति बेरोजगारी प्रति सप्ताह बेरोजगारी के श्रम दिनों का प्रति सप्ताह कुल श्रम दिनों से अनुपात है। दैनिक स्थिति बेरोजगारी प्रति सप्ताह बेरोजगारी के श्रम दिनों का प्रति सप्ताह कुल श्रम दिनों से अनुपात है। यह एक समय दर है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की पिछले 7 दिनों में से प्रतिदिन की गतिविधियों एवं कार्यों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी दिन 1 घंटे से अधिक एवं 4 घंटे से कम काम करता है तो उसे आधे दिन कार्यरत माना जाएगा, और 4 घंटों से अधिक काम करने पर वह व्यक्ति पूरे दिन कार्यरत माना जाता है। दैनिक स्थिति बेरोजगारी की सर्वोत्तम माप प्रस्तुत करती है। सामान्य, सैद्धांतिक एवं सहायक स्थिति दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पिछले 12 महीनों में 30 दिन या उससे अधिक दिनों के लिए आर्थिक गतिविधियों के लिए नियोजित अथवा रोजगाररत है तो उसे रोजगार में माना जाता है। श्रम आपूर्ति, लेबर सप्लाई क्या है? श्रम आपूर्ति से अभिप्राय श्रमिकों की उस संख्या से है जिसमें वे एक दी हुई मजदूरी दर पर अपनी आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं। मजदूरी दर में परिवर्तन होने से श्रम की आपूर्ति में परिवर्तन होता है। मजदूरी की दर अधिक होने पर श्रम आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। श्रम आपूर्ति को सामान्यतया काम के घंटों के रूप में मापा जाता है। श्रम बल, लेबर फोर्स, इससे अभिप्राय व्यक्तियों की उस संख्या से है जिसमें वे वर्तमान मजदूरी दर पर काम के योग्य एवं इच्छुक हैं। कार्यबल, वर्क फोर्स, कार्यबल से अभिप्राय वास्तव में काम करने वाले व्यक्तियों से है, न कि उन व्यक्तियों से जो काम करने के इच्छुक हैं किंतु काम नहीं कर रहे। कार्यबल बराबर श्रम बल कुल मिला के माइनस उन व्यक्तियों की संख्या जो काम नहीं कर रहे किंतु काम करने के इच्छुक हैं, ये कार्यबल है। और बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या तो कुल श्रम बल माइनस कार्यबल। श्रम बल भागीदारी दर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। श्रम बल भागीदारी दर प्रति 1000 व्यक्तियों में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों की संख्या होती है। LFPR बराबर रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या प्लस बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बटे कुल जनसंख्या गुणे 1000। श्रम आपूर्ति श्रम बल में अंतर। श्रम आपूर्ति से अभिप्राय विभिन्न मजदूरी दरों के अनुरूप श्रम की आपूर्ति से है। श्रम की आपूर्ति का माप मनुष्य दिनों, मैन डेज के रूप में किया जाता है और इसका अध्ययन सदैव मजदूरी दर के संदर्भ में किया जाता है। श्रम बल से अभिप्राय है वास्तव में काम कर रहे या काम करने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या। इसका मजदूरी दर से कोई संबंध नहीं होता है। श्रम आपूर्ति, काम करने वालों की संख्या स्थिर रहते हुए भी श्रम की आपूर्ति कम या अधिक हो सकती है, क्योंकि श्रम की आपूर्ति को मनुष्य दिनों या व्यक्ति दिनों के रूप में मापा जाता है
उदाहरण स्वरूप एक व्यक्ति दिन से अभिप्राय 8 घंटे का काम है। और श्रम बल, क्योंकि इसे व्यक्तियों की संख्या के रूप में न कि व्यक्ति दिनों के रूप में मापा जाता है, इसलिए श्रम बल का आकार तब बढ़ता है या घटता है जब वास्तव में काम करने वालों या काम करने के इच्छुक व्यक्तियों की संख्या बढ़ती या घटती है। बेरोजगारी का आधार, बेसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यदि कोई व्यक्ति किसी वर्ष में इष्टतम रोजगारीय घंटे या दिन से कम काम करता है तो उसे हम समय आधार पर बेरोजगार कहेंगे। यदि कोई वांछित न्यूनतम स्तर से कम आय अर्जित करता है तो उसे आय कसौटी बेरोजगार कहेंगे। यदि कोई व्यक्ति वर्तमान में लगे हुए काम से अधिक कार्य करने के लिए इच्छुक है तो उसे इच्छुकता के आधार पर बेरोजगार कहेंगे। यदि किसी व्यक्ति के रोजगार से निकलने के बाद भी कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़े तो उसे निष्पादन आधार पर बेरोजगार कहेंगे। भारत में बेरोजगारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि दर का निम्न होना, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, बचत एवं निवेश का निम्न स्तर, भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव, लघु एवं कुटीर उद्योगों का ह्रास, कृषि आधारित उद्योगों का अभाव, कृषि एक मौसमी व्यवसाय, रोजगार विहीन समृद्धि, श्रमिकों की गतिशीलता का अभाव, नागरिकों में उद्यमशीलता का अभाव, नागरिकों में कौशल एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव, अपर्याप्त रोजगार योजनाएं, परंपरागत हस्तकला उद्योगों का ह्रास, स्वरोजगार की इच्छा का अभाव। नौकरी रहित समृद्धि या रोजगार विहीन समृद्धि, जॉबलेस ग्रोथ क्या है? आर्थिक समृद्धि तब होती है जब देश में वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह में वृद्धि होती है, अर्थात उत्पादन के स्तर में वृद्धि होती है। उत्पादन के स्तर में वृद्धि दो प्रकार से होती है, अधिक रोजगार द्वारा और बेहतर प्रौद्योगिकी द्वारा। आर्थिक समृद्धि तभी अर्थपूर्ण सिद्ध होती है जब रोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि होती है, जिससे कि निर्धनता का सामना किया जा सके। इसकी बजाय यदि आर्थिक समृद्धि केवल बेहतर प्रौद्योगिकी द्वारा होती है तो यह अर्थव्यवस्था में सहभागिता की दर को सुधारने में अक्षम होती है। ऐसी समृद्धि को ही नौकरी रहित समृद्धि, रोजगार विहीन समृद्धि, जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है। नौकरी रहित समृद्धि वह स्थिति होती है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर तो बढ़ता है किंतु रोजगार के अवसरों में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं होती, अतः बेरोजगारी बनी रहती है। यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्यक्ष वृद्धि होती है लेकिन यह वृद्धि प्रौद्योगिकी में सुधार द्वारा होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से चल रहे योजनाबद्ध विकास का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय उत्पाद और रोजगार में वृद्धि के माध्यम से अर्थव्यवस्था का विकास रहा है। परंतु 1960 से 2019 की अवधि में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सकारात्मक वृद्धि हुई है और यह समृद्धि दर रोजगार वृद्धि की दर से अधिक रही है। ओकुन का नियम क्या है? ओकुन का नियम, ओकुन का नियम किसी देश की विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध बताता है। ओकुन का नियम किसी देश की विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच संबंध बताता है। इन दोनों में विपरीत संबंध होता है, यानी विकास दर बढ़ेगा तो बेरोजगारी घटेगी, यानी रोजगार बढ़ेगा, विकास दर बढ़ा तो रोजगार बढ़ा, विकास दर घटा रोजगार घटा। यदि किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में 3% की वृद्धि होती है तो उस देश की बेरोजगारी दर में 1% की कमी होगी। ओकुन के नियमानुसार यदि किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद में 3% की वृद्धि होती है तो उस देश की बेरोजगारी दर में 1% की कमी होगी। इसी प्रकार यदि किसी देश में बेरोजगारी की दर में 1% की वृद्धि होती है तो उस देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% की कमी होगी। गरीबी सूचकांक या दुख सूचकांक, माइजरी इंडेक्स, इस सूचकांक का आविष्कार आर्थर ओकुन द्वारा किया गया था। इस सूचकांक की मुख्य धारणा यह है कि बढ़ती बेरोजगारी दर और अपेक्षाकृत उच्च मुद्रास्फीति दर का आर्थिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह सूचकांक किसी निश्चित समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति की दर का योग होता है। बेरोजगारी के परिणाम, आर्थिक परिणाम, सामाजिक परिणाम।
आर्थिक परिणाम, मानव संसाधन अर्थात मानव शक्ति का कुशलतम प्रयोग नहीं, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में कमी, बचत एवं पूंजी निर्माण की दर में गिरावट, निम्न उत्पादकता की समस्या, आर्थिक समृद्धि की निम्न दर। सामाजिक परिणाम, जीवन स्तर की निम्न गुणवत्ता, आय तथा संपत्ति के वितरण में असमानता, नागरिकों के मनोबल में कमी, वर्ग संघर्ष, सामाजिक अशांति, सामाजिक कुप्रथाओं एवं गैर कानूनी गतिविधियों में बढ़ावा। भारत में बेरोजगारी दूर करने के संबंध में सुझाव। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना चाहिए। पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि एवं पूंजी उत्पाद अनुपात में कमी की जानी चाहिए। श्रम की उत्पादकता एवं कुशलता में सुधार करना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में सुधार एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए। कौशल विकास हेतु कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। कृषि क्षेत्र में बहु फसलों को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ ही बागवानी व वाणिज्यिक फसलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। मत्स्य पालन एवं पशुपालन आदि गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। सहकारी उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। स्वरोजगार को सहकारी संस्थाएं जो हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में हैं, जो कि 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया था। स्वरोजगार को बढ़ावा देना चाहिए तथा स्वरोजगार में लगे लोगों को सहायता प्रदान की जानी चाहिए। उत्पादन की तकनीक देश के संसाधनों एवं आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। पूंजी प्रधान तकनीक के स्थान पर श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। योजनाओं में रोजगार के कार्यक्रमों को महत्व देना चाहिए। अब कौन कौन से प्रोग्राम हैं सरकार के? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है। यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक पेंशन योजना है जिसकी घोषणा अंतरिम बजट में मंत्रालय द्वारा की गई थी। इससे असंगठित क्षेत्र के लगभग 42 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलने की संभावना है। इस योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष की आयु समूह के घरेलू कामगार, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक, ईंट भट्टा मजदूर, चर्मकार, कचरा उठाने वाले, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, खेतिहर मजदूर, निर्माण मजदूर, बीड़ी मजदूर, हथकरघा मजदूर, ऑडियो वीडियो श्रमिक तथा इसी तरह के अन्य व्यवसायों में संलग्न ऐसे श्रमिक होंगे जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। पात्र व्यक्ति को नई पेंशन योजना, न्यू पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लाभ के अंतर्गत कवर न किया गया हो तथा उसे आयकर दाता नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत प्रत्येक अभिदाता को 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम 3,000 की निश्चित पेंशन मिलेगी। यदि पेंशन प्राप्ति के दौरान अभिदाता सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन की 50% राशि फैमिली पेंशन के रूप में लाभार्थी के जीवन साथी स्पाउस को मिलेगी। परिवार पेंशन या फैमिली पेंशन केवल जीवन साथी के मामले में लागू होती है। यदि लाभार्थी ने नियमित अंशदान किया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है तो लाभार्थी का जीवन साथी योजना में शामिल होकर नियमित अंशदान करके योजना को जारी रख सकता है या योजना से बाहर निकलने और वापसी के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकल सकता है। अभिदाता का अंशदान उसके बचत बैंक खाता, जनधन खाता से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से किया जाएगा। पीएम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शामिल होने की आयु से 60 वर्ष की आयु तक अभिदाता को निर्धारित अंशदान राशि देनी होगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 50-50 के अनुपात के आधार पर एक स्वैच्छिक तथा अंशदायी पेंशन योजना है जिसमें निर्धारित आयु विशेष अंशदान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा। ठीक है। फिर एक है प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री कर्मयोगी पेंशन योजना की घोषणा बजट 2019-20 के अंतर्गत की गई है। यह छोटे खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों के लिए एक पेंशन योजना है। छोटे खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों के लिए है पेंशन योजना। कोई भी दुकानदार और खुदरा व्यापारी जो जीएसटी के तहत पंजीकृत है और जिसका सालाना कारोबार 1.5 करोड़ तक है, इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है। इस नई पेंशन योजना में 3 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल होंगे। इस योजना में 18 से 40 आयु वर्ग के व्यापारी शामिल हो सकते हैं। पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद लाभार्थियों को 3,000 रुपये मासिक दिए जाएंगे। ऐसे अटल पेंशन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम, ठीक। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक मुख्य योजना है। इसके तहत पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर शिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष जोर दिया गया है। प्रशिक्षण में अन्य पहलुओं के साथ व्यवहार कुशलता और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 20 मार्च 2015 को भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रमाणन योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को मंजूरी दी गई। 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर इस योजना का शुभारंभ किया गया। एक है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री युवा योजना, प्रधानमंत्री महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसे देखें, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से की गई, जबकि यह अधिनियम संसद द्वारा सितंबर 2005 में ही पारित हो गया था। 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। यह कानून किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वैसे सभी वयस्क सदस्यों को जो अकुशल श्रम के लिए तैयार हों 100 दिनों के रोजगार सूखा प्रभावित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिनों का रोजगार की गारंटी प्रदान करता है। इस कानून में यह प्रावधान है कि लाभार्थियों में कम से कम 33% महिलाएं होनी चाहिए। इस योजना का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है तथा लाभ प्राप्तकर्ता इकाई परिवार है। यह योजना रोजगार पाने के कानूनी अधिकार के रूप में शुरू की गई है। रोजगार पाने के कानूनी अधिकार के रूप में शुरू की गई है, अतः यह अन्य योजनाओं से भिन्न है। रोजगार पाने के लिए आवेदन के लिए 15 दिनों के अंदर रोजगार दिया जाएगा। रोजगार पाने के लिए आवेदन के 15 दिनों के अंदर रोजगार दिया जाएगा तथा यह रोजगार श्रमिक के निवास स्थान से 5 किलोमीटर के भीतर उपलब्ध होगा। यदि कार्य इससे अधिक दूरी पर उपलब्ध हो तो उसे परिवहन भत्ता भी दिया जाएगा। यदि इस समय सीमा के भीतर रोजगार नहीं प्रदान किया गया तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता प्राप्त होगा। वाह भाई। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा काम के बदले अनाज योजना का इसमें विलय कर दिया गया। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना के विकास से संबंधित क्षेत्रों जैसे जल संभरण, गांवों में सड़क निर्माण इत्यादि में रोजगार प्रदान किया जाता है। मनरेगा से लाभ, रोजगार में वृद्धि, महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों का वित्तीय समावेशन हो रहा है। न्यूनतम मजदूरी की सुनिश्चितता, रहन सहन के स्तर में सुधार, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। मनरेगा गरीब ग्रामीणों और अकुशल लोगों को रोजगार प्रदान करके ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी से निपटने का एक सहायक और मार्गदर्शी कारक रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इसके द्वारा 268 करोड़ व्यक्ति दिवस का सृजन किया गया है। कुल व्यक्ति दिवसों में से महिलाओं का व्यक्ति दिवस 54%, अनुसूचित जाति का 20%, अनुसूचित जनजाति का 17% है, जो कि मानदंडों से काफ़ी ऊपर है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान वैयक्तिक लाभार्थी योजनाओं से संबंधित किए गए कार्य
कुल कार्यों का 66% रहा है और कृषि व संबद्ध कार्यों पर कुल व्यय का 63% व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में मनरेगा के अंतर्गत काम करने वाले कुल परिवार लगभग 5.25 करोड़ थे और प्रत्येक व्यक्ति परिवार को दिए गए रोजगार के औसत दिन 51 थे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को आवासन और 1 जून 2020 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा छोटे दुकानदारों और फेरी वालों अर्थात रेहड़ी पटरी विक्रेताओं स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वनिधि नामक योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, मेंस में जो प्रश्न है, प्रीलिम्स में जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में 2018 में प्रश्न पूछा गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में विचार करके बताना है कौन सा या से सही है। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है। पता नहीं, यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फ्लैगशिप। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना थोड़ा सा पढ़ लें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कौन गया? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक मुख्य योजना है। इसके तहत पाठ्यक्रमों में सुधार, बेहतर प्रशिक्षण और प्रशिक्षित शिक्षकों पर विशेष जोर दिया गया है। कार्यान्वयन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के दिशा निर्देशन में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, तो पहला ये गलत है। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है, नहीं, यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है, तो ये पहला गलत। यह अन्य चीज़ों के साथ साथ सॉफ्ट स्किल, उद्यम वृत्ति, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। कौन कौन सा? सॉफ्ट स्किल, देखते हैं मुख्य घटक क्या है। लघु अवधि प्रशिक्षण, PMKVY प्रशिक्षण केंद्रों में ऐसे उम्मीदवारों को जो स्कूल या कॉलेज पहले छोड़ चुके हैं या बेरोजगार हैं को लघु अवधि प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इन प्रशिक्षण केंद्रों पर राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन ढांचे के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा सॉफ्ट स्किल, उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता आदि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कार्य के अनुसार प्रशिक्षण की अवधि 150 से 300 घंटे के मध्य अलग अलग हो सकती है, तो दूसरा सही है। यह देश के अविनियमित कार्यबल की कार्यकुशलताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ जोड़ेगी। देखें इसका पहले का सी, यानी कि 2 और 3 सही हैं। तो यह अन्य चीज़ों के साथ साथ सॉफ्ट स्किल, उद्यम वृत्ति, ये पॉइंट 2018 में पूछा किसका, PT। और यह देश के अन्य चीज़ों के साथ साथ सॉफ्ट स्किल, उद्यमिता, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता
का प्रशिक्षण देगी 150 से 300 घंटे। यह देश के अविनियमित कार्यबल की कार्यकुशलताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के साथ जोड़ेगी। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है क्या? श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, इसे कहते हैं। दूसरे का सी सही है। श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, इसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। 2013 में प्रश्न पूछा गया था प्रच्छन्न बेरोजगारी के ऊपर। प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, ये 2013 पीटी में पूछा गया। यानी बिना उत्पादकता या नकारात्मक उत्पादकता के साथ किसी कार्य में संलग्न रहना। इसमें श्रम का सीमांत उत्पादन या तो शून्य या निगेटिव होता है। ठीक है। भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि एनएसएसओ द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? सामान्य प्रमुख स्तर, चालू दैनिक स्तर, चालू साप्ताहिक स्तर, चालू मासिक स्तर। तो तीसरे में बी, यानी चालू मासिक स्तर इसको नहीं लाई जाती है। बाकी सामान्य प्रमुख स्तर इसको लाई जाती है, चालू साप्ताहिक स्तर, चालू दैनिक स्तर। तो सामान्य, साप्ताहिक, दैनिक। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है कौन? एनएसएसओ करता है। चौथे में सी। ठीक है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तीव्र जनसंख्या है, कौशल का अभाव है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये कहाँ से होगा? जनशक्ति नियोजन का अभाव। तो सी। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है किसका? छठे का ए, ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है ट्राइसेम। TRYSEM ये कार्यक्रम है। TRYSEM ग्रामीण विकास का कार्यक्रम है। अटल पेंशन योजना के संबंध में विचार करना है। 2016 में प्रश्न पूछा गया था। अटल पेंशन योजना, इसका पहले अध्ययन करते हैं। अटल पेंशन योजना, और ये प्रश्न पूछा गया है 2016 में। 2016 पीटी। भारत सरकार ने सभी भारतीयों विशेष रूप से गरीबों, कम सुविधा प्राप्त लोगों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों और अनौपचारिक श्रमिकों के लिए 1 जून 2015 से अटल पेंशन योजना नामक एक पेंशन योजना शुरू की है। अटल पेंशन योजना स्वैच्छिक आवधिक अंशदान आधारित पेंशन प्रणाली है। स्वैच्छिक आवधिक अंशदान आधारित पेंशन प्रणाली है। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 से लेकर 5,000 तक की मासिक पेंशन ले सकता है। यह उसके अंशदान पर निर्भर करता है। अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। अब देखें कौन सा कदम सही है। यह एक न्यूनतम गारंटित पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाता है। पहला तो ठीक ठाक लग रहा है। वैसे पूरे भारतीय हैं, लेकिन मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, सबको। परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है। तो ऐसी कोई प्रावधान तो इसमें पढ़ा नहीं गया। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति, तो केवल एक ही व्यक्ति नहीं, कोई भी व्यक्ति जो 60 वर्ष की आयु के है उसको मिलेगा। 18 से 40 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति, अटल पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। तो ये पंक्ति गलत लग रही है, पहला ठीक लग रहा है। अभिदाता यानी सब्सक्राइबर की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटित रहती है। तो ऐसा कोई प्रावधान तो इसमें पढ़ा नहीं, तो गलत मानकर चलें तो केवल एक अगर सही है। देखें 7वां कस्सी, 1 और 3 दोनों सही हैं। यानी कि अभिदाता सब्सक्राइबर की मृत्यु के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि आवंटित रहती है। ये दोनों सही।
स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? 8वां डी, यानी महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। स्वावलंबन योजना किसको उद्देश्य पूर्ति करती है? महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, कब हुआ था? सी, यानी 2008 में। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में पारित हुआ, 2006 में लागू हुआ था। 10वें में बी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम यानी नरेगा अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि यह शहरी क्षेत्रों में भी लागू होता है। नहीं, एक वित्तीय वर्ष में इसमें 200 दिनों की नहीं। रोजगार के आवेदन में 1 महीने में रोजगार देना होता नहीं, 15 दिन में। यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। हाँ, 11 डी। यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत 1 वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है वह है 100। और जो पिछड़े क्षेत्र हैं, सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे 150 दिन का है। तो 12वें में बी। ठीक, 100 दिन। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? तो 2009 में दिया गया, 2 अक्टूबर 2009 में। 13 सी। ठीक। मनरेगा के सकारात्मक परिणामों के संबंध में कथन पर विचार करना है, फिर कौन सा सही उत्तर है चुनना है। ग्रामीण गरीब की क्रय शक्ति में पर्याप्त वृद्धि, हाँ। श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी, श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी, हाँ ठीक लग रहा है। शहरों की तरफ प्रवास में कमी, हाँ। 14 में ए, 14 में ए, यानी 1 और 3 सही है। श्रमिकों की सौदेबाजी शक्ति में कमी नहीं हुआ है बल्कि बढ़ा है। जैसे खेती में बुलाया गया श्रमिक को काम करने के लिए, वहाँ पैसे कम मिल रहे हैं तो सौदेबाजी करेगा कि हम नरेगा में जाकर काम कर लेंगे। तो सौदेबाजी की शक्ति में कमी नहीं हुआ है बल्कि बढ़ोतरी हुई है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। निम्नांकित भारत सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम में से एक नहीं है, कौन सा? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन गरीबी निवारण नरेगा तो है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भी है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना लग रहा है, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष 15वें में डी, ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। रोजगार सृजन और गरीबी निवारण के लिए क्या क्या? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, तीनों हैं। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है सामान्य स्थिति बेरोजगारी, 16वें ए। तो ये रहा इस बेरोजगारी विषय का डिस्कशन। धन्यवाद।